हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे फिजिक्स का, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। यस दोस्तों, हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं थ्रू दी ऑल द फॉर्मूलाज, जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एमसीटी की प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों थर्मोडायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है थर्मो। थर्मो मतलब हो रहा है हीट। इस चैप्टर में हमने मोस्टली किससे रिलेटेड स्टडी की है? हीट से रिलेटेड स्टडी की है। हीट और हीट का इंटरेक्शन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उससे रिलेटेड हमने स्टडी किया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आता है वो है हमारा, अगर हम हीट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं थर्मोडायनामिक की फर्स्ट लॉ के बारे में बात करना चाहूंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो होता है हमारा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वेर Q मतलब क्या होता है? हीट। Q से मतलब क्या आ रहा है हमारा? हीट। डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? एंड डब्ल्यू से आपको क्या मतलब है? डब्ल्यू से मतलब है वर्क। डब्ल्यू का मतलब हो गया है वर्क। क्लियर? गाइस, जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ये होता है NCV डेल्टा टी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? NCV डेल्टा टी, वेयर N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? और हमेशा याद रखेंगे डेल्टा यू जो कि है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। क्लियर? देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा हीट। अब देखिए यहाँ पर हीट जो है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा सिस्टम। सिस्टम जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिस्टम इज नॉन एज द सराउंडिंग। जब इस सिस्टम में हीट एंटर करती है ना, जब हम इस सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं तो हमें क्या लेना है? पॉजिटिव साइन लेना है। हीट को क्या लेना है? पॉजिटिव। हीट एडेड टू द सिस्टम। जब इस सिस्टम से हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, साइन कन्वेंशन क्या लेना है? नेगेटिव। जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमें क्या लेना है? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नॉन एज द नेगेटिव। क्या होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम? नेगेटिव। सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो क्या लेना है? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जब सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव लेना है, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो नेगेटिव लेना है। हीट सिस्टम में ऐड होगी, हीट एडेड टू द सिस्टम, पॉजिटिव लेना है। हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव लेना है। क्लियर? एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सीधे इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें अगर डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद में जब हम नेक्स्ट यहीं पे अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का एक और फॉर्मूला हमारे पास रहता है, दैट इज वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। है ना? वर्क इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, वेयर पी मतलब प्रेशर, डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम से लेकर कहाँ तक आ रहा है? फाइनल वॉल्यूम। इसीलिए क्योंकि बाउंड्री में चेंज होता है, सिस्टम की ये बाउंड्री जो है वो क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है, या तो वो एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है। और जो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाउंड्री वर्क। बाउंड्री के मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से हम इस वर्क को क्या बोलते हैं? बाउंड्री वर्क भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है। अब हम अलग अलग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उन प्रोसेस से रिलेटेड जो है हम अलग अलग वर्क के फॉर्मूले नॉन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं हम किसके बारे में? आइडियल गैस इक्वेशन। वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन आइडियल गैस के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस में, सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ माय डियर, वो है हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे फर्स्ट प्रोसेस कौन सा लेते हैं हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस। माय डियर, आइसोथर्मल प्रोसेस से क्या समझ में आया हमें? अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ तो आइसोथर्मल में लिखा हुआ है
टेम्परेचर होगा हमारा कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। देन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हम बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो एक तो हमें याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जब हम पी और वी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर भी क्या हो रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है। उसके बाद में आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क का फॉर्मूला माय डियर, वो हमें याद रखना है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या होगा माय डियर, जीरो। और अगर डेल्टा यू जीरो है तो वर्क किसके इक्वल हो रहा है, हीट के इक्वल। और वर्क का फॉर्मूला जो है वो है हमारा एन आर टी। आइसोथर्मल में वर्क का फॉर्मूला है एन आर टी लॉग नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर है? ये डिराइव करके, इस फॉर्मूले से हमने डिराइव करके निकाला है एन आर टी नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। आप चाहे तो फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम को पी आई अपॉन पी एफ भी लिख सकते हैं, ये आई थिंक आप सब लोगों को पता है, ये यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो वी कैन राइट पी आई अपॉन पी एफ टू द पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। क्लियर हो गया है? ये हमारा आइसोथर्मल में वर्क का फॉर्मूला है। हम चाहे तो ये एनआरटी को हम P1 V1 भी लिख सकते हैं, P2 V2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, एनआरटी। क्लियर? तो ये हो गया आइसोथर्मल से रिलेटेड बात। देन उसके बाद में एक और हमारा प्रोसेस जो आता है वो है हमारा आइसोबैरिक। तो माय डियर, जब मैं आइसोबैरिक बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि आइसोबैरिक का मतलब क्या हो गया है, कांस्टेंट प्रेशर। क्या है आइसोबैरिक का मतलब, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन सी दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। क्लियर? आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आपको वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होगा, वर्क का फॉर्मूला होगा, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला है, वर्क का। वही अगर आपको हीट निकालना है तो हीट का फॉर्मूला होता है हमारा एन सी डेल्टा टी, और ये आइसोबैरिक है, वो जो सी लगेगा स्पेसिफिक हीट लगेगा वो किस पे लगेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो दिस फॉर्मूला बिकम एन सी पी डेल्टा टी। क्या हो जाएगा हीट का फॉर्मूला, एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर? अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना हो, डेल्टा यू, डेल्टा यू तो भाई कैसे भी करो हमेशा डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी ही रहता है। एक फॉर्मूला ये है, या फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, ये तो हुआ आइसोबैरिक के बारे में। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कौन कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। क्लियर? अब यहाँ पर वर्क जब हम निकालने जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए आइसोकोरिक में हमेशा वर्क डन जीरो होता है। आइसोकोरिक में हमेशा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ये दिल दिमाग में बैठा दीजिए। उसके बाद में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाते हैं, तो हमें वर्क डन जीरो है तो Q इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू। और डेल्टा यू का फॉर्मूला जो है हम सीधा बोल सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी। और वैसे हम हीट का भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, एन सी डेल्टा टी, और यहाँ सी क्या लेंगे, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। यहाँ हीट का फॉर्मूला होगा एन सीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं। ये हो गई हमारे आइसोकोरिक की बात। देन अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो है एडियाबैटिक। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है माय डियर, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर जीरो होगा। क्या जीरो होगा, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। और यहाँ इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या इक्वेशन है, वी पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। उसमें माय डियर ये गामा क्या है, गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या है गामा, हमारा एडियाबैटिक कांस्टेंट है। गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा हमारा एडियाबैटिक कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? और इस गामा को हम चाहे तो सीपी अपॉन सीवी भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया है? तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ से प्रोसेस इक्वेशन निकल सकती है, और वो प्रोसेस इक्वेशन आपको सीधा याद रख लीजिए इस तरह से। मैं बना देता हूँ आपके T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 का पावर गामा माइनस वन, और दूसरा होगा प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो P1 अपॉन P2 का होल पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये किसका इक्वेशन आ चुका है, हमारा एडियाबैटिक जो है प्रोसेस का इक्वेशन आ गया है। इसका इक्वेशन आ गया है ये हमारे पास
एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन। क्लियर? T1/T2 इक्वल टू P2/V1 का होल पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू P1/P2 का होल पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। वहीं पर अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क मुझे निकालना हो, है ना, जैसे हमने आइसोथर्मल के वर्क का फॉर्मूला देखा, आइसोबैरिक के अंदर वर्क का फॉर्मूला देखा, आइसोकोरिक में तो बोला वर्क 0 है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं है। इन अ सिमिलर वे जब हम इस फॉर्मूले से वैल्यू रख के डिराइव करते हैं तो हमें वर्क डन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस जो मिलता है वो है हमारे पास, देखिए क्या होगा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूला बन जाता है। आप टू को चाहे तो फाइनल P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। PV को हम लिख सकते हैं NRT, यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ये किसका फॉर्मूला आ चुका है? एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन पे भर के क्वेश्चंस आए। फिर याद रखने की बात क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो सडन प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। वही आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल होती है स्लो, एडियाबैटिक होती है फास्ट। ये एक और पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन एक और यहाँ इंटरेस्टिंग सेगमेंट में बताना चाहूंगा कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया, पीवी ग्राफ बनाया, ठीक है, और हम ये ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए? एक्सपांशन के लिए। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए हर प्रोसेस में। तो सबसे पहली बात करते हैं किसकी, हमारे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये तुम्हारी कौन सी होगी? आइसोबैरिक प्रोसेस। देन उसके बाद में अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, क्या होगा? जब भी गैस एक्सपांड करेगी तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, लेकिन सेम टाइम में प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइसोकोरिक, ये कौन सा है हमारा? आइसोबैरिक। ये हमारा कौन सा हो गया है? आइसोकोरिक, इसको हम बोल देते हैं, ये हो गया आइसोकोरिक, ठीक है। एंड देन अब दो प्रोसेस और बच रही है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, ये दो मैंने कर्व बनाए, दोनों ही देखिए इस तरह से आपको कर्व दिखेंगे। आइसोथर्मल तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इवन ये भी जो है हमारे पास में इक्वेशन जो आ रहा है P/V2 की पावर गामा, ये भी पावर वाली इक्वेशन, तो ये भी कर्व ही दिखेगा। इन दोनों में से कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा कर्व ज्यादा स्टीप है। माय डियर, मुझे ये वाला कर्व ज्यादा स्टीप दिखाई दे रहा है, तो ये वाला कौन सा होगा? हमारा एडियाबैटिक कर्व। कौन सा होगा? ये एडियाबैटिक कर्व। जो ज्यादा स्टीप हो वो कर्व हमारा एडियाबैटिक होता है। जो ज्यादा स्टीप कर्व होता है वो कौन सा है? एडियाबैटिक। लेस स्टीप कौन सा है? ये वाला, ये होगा तुम्हारा आइसोथर्मल। क्लियर हो गया है? तो आइडेंटिफाई कभी भी करना है दोनों कर्व में से, तो कौन सा कर्व जो है एडियाबैटिक होगा, जो ज्यादा स्टीप हो, और जो कर्व जो है लेस स्टीप होगा वो होगा आइसोथर्मल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियरिटी। देन उसके बाद में एक्सपांशन प्रोसेस में याद रखना है वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर जो है, अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में आप क्या याद रखेंगे? कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम आपका क्या होगा उस केस में? डिक्रीज। इन सेम टाइम प्रेशर क्या होने वाला है? इंक्रीज। ये कंप्रेशन से रिलेटेड बात आ गई। So this is all about the pressure and the first law of the thermodynamics. ठीक है, now we'll come to the next part of the chapter, that is heat engine. अब हम second law of thermodynamics पे आते हैं। second law पे दोस्तों दो important statement आते हैं। second law जब भी हम पढ़ेंगे दो statement आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा कौन सा स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और दूसरा होगा हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। मान लीजिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कोई भी हीट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी आपको कभी भी 100% नहीं मिलेगी। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। लाइक ये रहा हमारे पास में एक हीट इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये रहा आपका हीट इंजन, एक साइक्लिक डिवाइस है। ये क्या है? हमारा एक साइक्लिक डिवाइस है। और ये रहा हमारा सोर्स, इसको हम ले लेते हैं सोर्स, और मान लेते हैं ये रहा सोर्स। सोर्स मतलब वो हीट रिजर्वर जहां से हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस इज योर साइक्लिक डिवाइस।
देखिए है ना, हीट इंजन जो है वो कौन सी डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस। साइक्लिक डिवाइस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये रहा हमारा सिंक। अब सोर्स से हमने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, और उस हीट से हीट इंजन क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हमें दे रहा है, दैट इज आउटपुट वर्क। वो वर्क, वो हीट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो केल्विन स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हीट होती है लो ग्रेड एनर्जी, और लो ग्रेड एनर्जी को हम कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो डेफिनेटली होगा, और वो एनर्जी लॉस है आपका क्यूएल। क्लियर? तो केल्विन स्टेटमेंट बोल रहा है कि हीट क्यूएच जो है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस डेफिनेटली होने वाला है, इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन 100% नहीं होने वाली। द सेम टाइम क्लॉशियस क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन जो लोअर रिजर्वायर, जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक जो है वहां से हीट को एब्सॉर्ब करके वो हाई टेम्परेचर में फेंक दे। ऐसा हो नहीं सकता ना, हीट का बेसिक फ्लो होता है हाई से लो, और हम चाहते हैं कि लो से मुझे हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो करवाना है। तो अगर मुझे लो से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो करवाना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल सोर्स लगाना ही पड़ेगा। जैसे मुझे रूम को कूल करना, मैं एसी लगाता हूँ, एसी इज द एक्सटर्नल सोर्स। बिना एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से हम लो से हाई में हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्लोसियस ने बोला है। आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस या सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को सप्लाई करेंगे। क्लियर? यहाँ हीट इंजन का हम फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। हीट इंजन की, जैसे अभी आपने देखा होगा, ये हीट इंजन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। साइक्लिक डिवाइस है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन, दिस इज योर वर्क दैट इक्वल टू क्यूएच माइनस क्यूसी। क्यूसी मतलब क्या हो गया आपका, जो सिंक को हीट जा रहा है, या हीट रिलीज फ्रॉम दी हीट हीट इंजन। क्लियर? दैट इज क्यूएच माइनस क्यूसी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्यूएच माइनस क्यूसी। देन उसके बाद में एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम बोलते हैं वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। हीट इनपुट क्या था सिस्टम में, दैट इज क्यूएच। तो आउटपुट वर्क अपॉन हीट इनपुट, हीट इनपुट क्या है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द हीट इंजन, दैट इज क्यूएच। और फिर हम क्यू वर्क जो है उसको हम क्यूएच माइनस क्यूसी रखते हैं, तो फॉर्मूला आता है यहाँ पर 1 क्यू सी मतलब क्या हो गया माय डियर, क्यू सी अपॉन क्यू एच। क्यू सी मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज फ्रॉम द हीट इंजन, है ना। क्यू एच मतलब हीट एब्सॉर्ब बाय द हीट इंजन। क्लियर? और यहीं पे अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो कार्नोट इंजन चाहिएगा। क्या चाहिएगा आपको, कार्नोट इंजन। और माय फ्रेंड्स, कार्नोट इंजन के लिए हमें कार्नोट प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और कार्नोट प्रिंसिपल ये है, जो टेम्परेचर का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, हीट रेशियो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू हीट रेशियो, मतलब टीएच अपॉन टीसी इक्वल टू क्यूएच अपॉन क्यूसी। तो अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो आप क्यूसी बाय क्यूएच को टीसी बाय टीएच में रख दीजिए, बस कंडीशन अप्लाइड, ये टेम्परेचर केल्विन में रखना, और कार्नोट इंजन आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी दे देगा। तो अगर आपके पास में कोई दो टेम्परेचर दिए हुए हो, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर विल गिव यू कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और ये जो एफिशिएंसी मिलेगी ये आपको वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब ये तो हुआ हीट इंजन की बात। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है जो डिवाइसेस, जो सेकंड, हमारा जो सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है, क्लॉशियस स्टेटमेंट, इसको फुलफिल कर रही है, वो है हमारे रेफ्रिजरेटर। दिस आर द रिवर्स्ड हीट इंजन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स हीट इंजन। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स, क्योंकि उल्टा काम कर रही है, ये उल्टा काम कर रही है। दिस आर योर रिवर्स हीट इंजन। रिवर्स हीट इंजन क्या कर रहा है, ये सिंक से हीट को ले रहा है, गेन कर रहा है, दिस इज योर क्यूसी, इसको वो ऑब्जॉर्व कर रहा है। और ये आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस की है, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, दैट इज वर्क इनपुट। और ये दोनों मिक्स होके क्या बाहर निकल रही है, क्यू एच, और ये कहाँ जा रही है, सोर्स। सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्लियर है? तो रेफ्रिजरेटर, अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं कर सकेंगे, यहाँ यूज करना पड़ेगा सीओपी। और सीओपी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट।
हमारा डिजायर क्या है, क्यों रेफ्रिजरेटर यूज किया, ताकि ये जो सिंक है, सिंक मतलब ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का माहौल, रेफ्रिजरेटर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, वो हमेशा लो टेम्परेचर पे रहे। जो भी एक्सटर्नल हीट आएगी उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो मतलब ये क्यूसी को बाहर निकालना आपकी डिजायर है। तो आप डिजायर्ड इफेक्ट में रख दीजिए क्यूसी अपॉन वर्क इनपुट। और वर्क इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्यू एच माइनस क्यूसी, क्योंकि क्यू एच क्या हो रहा है, वर्क इनपुट प्लस क्यूसी हो रहा है। वर्क इनपुट क्या होगा, क्यू एच माइनस क्यूसी, और वो हम यहाँ रख देंगे। तो हमें किसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया है, रेफ्रिजरेटर का। किसका मिल गया हमें, रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया है। और अगर वही हमारा कार्नोट हो, हमें मैक्सिमम सीओपी चाहिए, है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम इस हीट को रिप्लेस कर देंगे किससे, टेम्परेचर से। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी। टीसी मतलब लो टेम्परेचर, टीएच मतलब हाई टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। अब यहाँ एक और साइकिल हमारे पास रिवर्स हीट इंजन है, वो कौन सा है हमारे पास, हीट पंप। क्या है नेक्स्ट हमारा, हीट पंप। दोस्तों जब हम हीट पंप की बात करते हैं, तो हीट पंप आपने क्यों लगाया है, हीट पंप लगाने के पीछे का पर्पस है कि ये जो हाई टेम्परेचर, जैसे रूम है और बाहर जो है सराउंडिंग है, वहां का टेम्परेचर काफी कम होता है, तभी तो आप हीटर लगाते हैं। तो ये हो गया सिंक, लो टेम्परेचर सराउंडिंग, ये हो गया सोर्स हाई टेम्परेचर हमारा रूम। यहाँ से बाहर से हीट लाना है और इस सोर्स रूम के अंदर डालना है कैसे भी करके, ताकि हम रूम के टेम्परेचर को बढ़ा सके। तो इसमें भी काम उल्टा ही हो रहा है, आप आउटर से हीट लेकर इनर डाल रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, सिंक लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो और हाई टेम्परेचर में डाल रहे हो। तो इसके लिए भी हमें वर्क इनपुट बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से हमें वर्क करना पड़ेगा, इनपुट वर्क देना पड़ेगा। लेकिन हीट पंप का जो डिजायर है वो क्या है, जो हाई टेम्परेचर है उसको वो हाई टेम्परेचर रखना चाहता है, उसके लिए वो कांस्टेंट हीट सप्लाई करेगा। तो ये क्यू एच उसकी डिजायर है। तो सीओपी का फॉर्मूला हमारा एक बार क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो इस केस में सीओपी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू एच अपॉन वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट को हम लिख सकते हैं क्यू एच माइनस क्यू सी। इन अ सेम टाइम अगर आपको सीओपी कार्नोट सीओपी चाहिए इसका हीट पंप का, तो फॉर्मूला हो जाएगा टी एच अपॉन टी एच माइनस टी सी। अगर आपको एक रिलेशन चाहिए जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में देगा, तो वो क्या है, सीओपी ऑफ हीट पंप, ये मतलब सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। और एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि हीट पंप जस्ट रिवर्स है किसका, एफिशिएंसी हमारे हीट इंजन का। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये दो फॉर्मूले। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आपको कार्नोट से मिलेगी, और कार्नोट के अंदर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हीट को रिप्लेस कर देना है टेम्परेचर से, दैट्स इट। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड लॉ। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा चैप्टर को रफली एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये आपके पास में एक फ्लो चार्ट दिखने होगा दोस्तों। फ्लो चार्ट में सबसे पहला जो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो बॉडी है, ये जैसे ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और ये एक और तीसरा बॉडी है। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो वॉल है वो कौन सी है, एडियाबैटिक वॉल है, मतलब ए बी से डायरेक्टली हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बट ए बी सी के साथ कॉन्टेक्ट है और बी भी सी के साथ कॉन्टेक्ट में है। इसका मतलब व्हेन ए इज थर्मली इक्विलिब्रियम विद द सी एंड बी इज आल्सो थर्मली इक्विलिब्रियम विद द सी, तो ए और बी भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है। तो जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो हमेशा किस में रहने वाले हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और वो दोनों ऑब्जेक्ट अगर किसी थर्ड सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है तो वो थर्ड सिस्टम भी उनके साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने देख लिया, दैट इज क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उससे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, और साथ साथ में कुछ वर्क डन भी होने वाला है। सेकेंड लॉ के दोनों स्टेटमेंट हमने देख लिया है। केल्विन प्लैंक एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती। क्लोजर लो से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को ट्रांसफर करवाना है तो हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स या डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। इंटरनल एनर्जी अगर हमारे जीरो से ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी जीरो से कम है मतलब नेगेटिव में है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है।
समझ में आया? चेंज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव लेना है, अगर हम सिस्टम से हीट बाहर निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। अगर सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है, एडियाबेटिक कंडीशन है, तो हीट वहां पर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लैरिटी आ चुकी है यहाँ पे? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स माय फ्रेंड। आई होप आप लोगों को कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स का एक शॉर्ट वे में, बहुत सारी चीजें जो है छोटी छोटी पार्ट्स है वो मैंने जो है आपको नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी हमें याद रहता है। तो मेजर चंक जो है हमने डिस्कस कर दिया है। ये एक और आप डायग्राम जो है ये देखिए आपके सामने दिख गया होगा, ये एक और डायग्राम जो है ये आपके सामने दिख गया होगा। तो ये जो है स्क्रीनशॉट हमें इसका भी ले लेना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, एडियाबेटिक क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में बस ये याद रखना है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक मैं ए से बी तक जा रहा हूँ, तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस से तो मैं बी से ए भी आ सकता हूँ, सेम पाथ को रिट्रेस कर सकता हूँ विदाउट एनी लॉस इन द एनर्जी। इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैं सेम पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकता हूं, अगर मैंने रिट्रेस कर भी दिया तो एनर्जी लॉस होगा वहां पर, इसमें इरिवर्सिबल है। क्लियर? तो आई होप आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।